हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। इसे हम हिंदी में खनिज एवं शिल्प बोलते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अर्थ कई सारे एलिमेंट्स और कई सारे मिनरल्स से मिलकर के बना। तो अगर हम अपने अर्थ को यहाँ पर समझें तो हम इसको दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर। गाइस देखिए, ये जो हमारे अर्थ की जो आउटर लेयर है ये सॉलिड स्टेट से बनी है और इसके अगर हम इनर लेयर की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अर्थ का ऊपर वाला पार्ट जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, इसका 98% भाग सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर के बना, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और बाकी का भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर के बना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सभी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के नीचे अलग अलग देखने को नहीं मिलते, बल्कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर एक नए मटेरियल का निर्माण करते हैं। उसी मटेरियल को हम यहाँ पर मिनरल्स यानी कि खनिज बोलते हैं। अब देखिए, कुछ एलिमेंट्स में हमें अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये मिक्स कभी कभी नहीं होते हैं, इसलिए ये सिंगल स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इतना तो है कि अर्थ क्रस्ट के निर्माण में बहुत ही कम एलिमेंट्स रहे, लेकिन जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो कई सारे नए खनिजों का निर्माण करते हैं। देखिए, अब तक अर्थ पर 2000 से भी ज़्यादा प्रकारों के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है। इन 2000 में से ज़्यादातर खनिज सिर्फ प्रमुख 6 खनिज समूहों में से आते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिजों को माना जाता है। हमारे अर्थ पर हमें जितने भी प्रकार के हमें मिनरल्स यानी कि खनिज देखने को मिलते हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट हमेशा मैग्मा होता है। जब ये मैग्मा जम करके ठंडा हो जाता है तो मिनरल्स हमें किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और जब ये मैग्मा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब ये चट्टानों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं में हमें कई टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला। और देखा जाए तो ये सारे मिनरल्स सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही नहीं, बल्कि ये हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अब हम कुछ खनिजों और उनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहला है फेल्ड्स्पर। सिलिकॉन और O2 सभी फेल्ड्स्परों में देखा जाता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम भिन्न भिन्न फेल्ड्स्परों में देखने को मिलते हैं। अर्थ के क्रस्ट का आधा भाग फेल्ड्स्पर से ही बना हुआ है। आपने चीनी के बर्तन या कांच देखा होगा, ये फेल्ड्स्पर के उपयोग से ही बनते हैं। नेक्स्ट मिनरल है क्वार्ट्ज। ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है। इसमें सिलिका होता है। यह सॉलिड स्टेज में होता है, यानी कि क्वार्ट्ज कठोर अवस्था में देखने को मिलता है। क्वार्ट्ज अघुलनशील पदार्थ होता है, यानी कि ये किसी पानी में ये घुल नहीं सकता। अगर हम इसके कलर की बात करें तो यह वाइट होता है या फिर ये कलरलेस देखने को भी मिल सकता है। क्वार्ट्ज का यूज़ ये किस में होता है? रेडियो और रडार में देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका देखने को मिलता है। अर्थ के लैंड सरफेस एरिया का 10% पार्ट जो बना है वो किससे बना है? पायरोक्सिन से बना है। यह पायरोक्सिन उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड में पाया जाता है। भाई देखो, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है हरा या फिर काला देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट मिनरल है एम्फीबॉल। देखिए, एम्फीबॉल के जो प्रमुख तत्व है वो है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम। अर्थ के लैंड सरफेस का 7% भाग एम्फीबॉल से ही मिलकर के बना है। अगर हम एम्फीबॉल के रंग की बात करें तो यह हरे और काले रंग का होता है। हमारा नेक्स्ट मिनरल है माइका। माइका में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होता है। अर्थ के क्रस्ट का 4% भाग ये माइका से ही बना हुआ है। माइका ज़्यादातर आग्नेय और रूपांतरित शैलों में देखने को मिलते हैं। माइका का यूज़ कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में इनका इस्तेमाल होता है।
चलिए फिर हमारा अगला मिनरल है ओलिविन। देखिए मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। ओलिविन का यूज़ ज़्यादातर ज्वेलरीज बनाने में होता है। ओलिविन हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो हमें बेसाल्टिक शेलों में देखने को मिलते हैं। इन सभी खनिजों के अतिरिक्त हमें शेलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट जैसे अन्य खनिजों की कुछ मात्रा देखने को मिलती है। चलिए अब हम समझते हैं कि धात्विक खनिज कहते किसे हैं। देखिए जिन खनिजों के अंदर हमें धात्विक तत्व देखने को मिलते हैं हम उन्हें धात्विक खनिज बोलते हैं। अब हम धात्विक खनिजों को समझने के लिए हम इनको 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला भाग है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिजों के अंदर हमें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम देखने को मिलते हैं। दूसरा है लौह धातु। लौह धातु का प्रयोग होता कहाँ पर है? इसमें लोहा और स्टील को बनाने के लिए अन्य धातुओं को इसमें मिक्स किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अलोहिक धातु। इसके अंदर हमें सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अधात्विक खनिज क्या होते हैं। देखिए अधात्विक खनिजों के अंदर किसी भी तरह के धात्विक तत्वों के अंश नहीं होते, उन्हें ही हम अधात्विक खनिज बोलते हैं, जैसे कि गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट। चलिए अब जानते हैं रॉक्स के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में शेल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ की ऊपर वाली लेयर को हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं और यह क्रस्ट इन्हीं शेलों से मिलकर के बनी। चलिए अब जानते हैं कि शेल यानी कि रॉक्स बने कैसे। देखिए शेल कठोर और नरम दोनों ही स्वभाव के देखने को मिलते हैं और वहीं अगर हम इनके कलर की बात करें तो वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो हमारे जो ग्रेनाइट पत्थर होते हैं उनका स्वभाव काफ़ी कठोर होता है और वहीं अगर हम शेल खंडी नामक एक पत्थर की बात करें तो ये काफ़ी नरम स्वभाव के देखने को मिलते हैं। अगर हम शेलों के कलर की बात करें तो ग्रेवो एक तरह का पत्थर होता है जिसका रंग काला देखने को मिलता है और वहीं क्वार्टर्स की बात करें तो यह कलर में सफ़ेद रंग का होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें जितने भी शेल देखने को मिलते हैं उनमें हमें 2 तरह के खनिज देखने को मिलते हैं, पहला फेल्ड्सपर और दूसरा क्वार्टर्स। चलिए अब आप यहाँ पर एक शब्द को समझिए, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी शेलों का विज्ञान है। इसके अंदर आप विभिन्न प्रकार के शेलों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके कलर, रूप और उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी के अंदर आप खनिजों की संरचना, खनिजों की बनावट और उनका गठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों को आप पढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर शेलों के प्रकार को समझते हैं। शेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय शेल, जिसे हम इंग्लिश में इग्निशियस रॉक्स भी बोलते हैं। दूसरा है अवसादी शेल, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। तीसरा है कायांतरित शेल, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आग्नेय शेल यानी कि इग्निशियस रॉक्स के बारे में। देखिए जब मैग्मा जमीन के नीचे यानी कि क्रस्ट के अंदर ही जमकर ठंडा हो जाता है और वह एक पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे जमे हुए पत्थर को हम आग्नेय शेल यानी कि इग्निशियस रॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इग्निशियस की मीनिंग को समझ लेते हैं। इग्निशियस लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ एक वर्ड है जिसकी मीनिंग हिंदी में होती है अग्नि। देखिए आग्नेय शेल कई प्रकार के हो सकते हैं। आग्नेय शेलों में आई ये विभिन्नताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि लावा कितने समय में ठंडा हो रहा है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए। देखो अगर मैग्मा धरातल के नीचे धीरे धीरे करके ठंडा होता है तो उसके कण बड़े बड़े देखने को मिलते हैं और वहीं अगर मैग्मा धरातल के ऊपर आकर के एकदम से ठंडा हो जाता है तब उसके कण छोटे छोटे और इसका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी चिकना होता है। और यदि मैग्मा मध्यम रूप से ठंडा हो तो उस पदार्थ के कण भी मध्यम आकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकल करके आता है कि आग्नेय शेलों में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं ये विभिन्नताएं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये मैग्मा के ठंडे होने के ऊपर डिपेंड करती हैं। चलिए फिर दूसरा शेल है अवसादी शेल, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। देखिए सेडिमेंट्री वर्ड भी लैटिन लैंग्वेज से ही निकला हुआ है जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यवस्थित होना। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द को समझते हैं, अपक्ष। इसको इंग्लिश में हम डेन्यूडेशन भी बोलते हैं। आप जरा एक एग्जाम्पल से अपक्ष को समझिए। देखिए जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी
कुछ पदार्थों को उठाकर या फिर बहुत सारे पदार्थों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देती है। इस तरह की एक्टिविटी को हम अपक्षय यानी कि डेनुडेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो जल से हो या फिर वो वायु से हो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को हम अपक्षय यानी कि डेनुडेशन बोलते हैं। चलिए फिर लौट कर आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो फिर धरातल पर अपक्षय यानी कि डेनुडेशन के कारण ही धरातल पर हमें नई चट्टानें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डेनुडेशन के कारण ही जो पुराने जो पत्थर होते हैं वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उस जगह उस स्थान पर हमें नए पत्थर देखने को मिलते हैं। तो फिर अब इन छोटे या बड़े पत्थरों को अपक्षय द्वारा कहीं और निक्षेपित यानी कि डिपॉजिट कर दिया जाता है। डेंसिटी होने के कारण ये पदार्थ पत्थरों में बदल जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम शिलीभवन और इंग्लिश में हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। देखिए कई बार देखा जाता है कि लिथिफिकेशन यानी कि शिलीभवन होने के बावजूद भी उन पत्थरों में अपनी मूल विशेषताएं यानी कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फिर भी देखने को मिलते हैं। निर्माण के आधार पर अवसादी शैलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि यांत्रिकी रूप से निर्मित शैल, जिसके अंदर बालू काइम और चूना प्रस्तर जैसी शैलें देखने को मिलती है। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित शैल, जिसके अंदर हमें कोयला और चूना पत्थर देखने को मिलते हैं। रासायनिक रूप से निर्मित शैल ये तीसरे प्रकार की शैल है, जिसके अंदर भी हमें चूना पत्थर देखने को मिलता है। तीसरा शैल है कायांतरित शैल, जिसे इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है चेंज होना, यानी कि किसी भी पत्थर का स्वरूप का बदलना। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये चेंजेस होते किन कारणों से हैं। देखिए मुख्य तौर से किसी भी पत्थरों में चेंजेस 3 वजहों से आते हैं। उस पत्थर पर पड़ने वाला दबाव यानी कि प्रेशर, उसका वॉल्यूम, और तीसरा होता है कि टेम्परेचर। तो फिर कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बनते कैसे हैं, जब किन्हीं पत्थरों पर दबाव, आयतन और तापमान इन तीनों तरह के परिवर्तन होते हैं, तभी कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान से उन परिस्थितियों को समझिए जिन परिस्थितियों में कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। पहली परिस्थिति, जब प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की घटना से शैल धरातल के ज़्यादा नीचे चली जाती है। दूसरी परिस्थिति में मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाए और उन चट्टानों से मिल जाए, या फिर वह शैल यानी कि पत्थर वो ऐसी गहराई के नीचे हो जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। उस दबाव के कारण भी उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्हीं परिवर्तनों से ही वो मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शैल बनते हैं। तो अब यहाँ पर कायांतरित शैल की परिभाषा को समझिए। देखो कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिज्म एक्टिविटी में पत्थरों में पहले इकट्ठे होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, फिर उनमें दोबारा से क्रिस्टलीकरण की एक्टिविटी होती है और वास्तविक शैलों में पदार्थ फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म एक्टिविटी बोलते हैं। कायांतरित प्रक्रिया 2 तरह की होती है। पहली होती है गतिशील कायांतरित, जिसे इंग्लिश में हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। दूसरी होती है ऊष्मीय कायांतरण, जिसको इंग्लिश में हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं गतिशील कायांतरित प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया के अंदर पत्थरों में हमें किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन के चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इसके अंदर पत्थरों में टूटने और पिसने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान यानी कि मैकेनिकल डिसरप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पत्थर इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। इस पूरी एक्टिविटी को हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म यानी कि गतिशील कायांतरित प्रक्रिया बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं ऊष्मीय कायांतरण यानी कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म के बारे में। देखिए ऊष्मीय कायांतरण की वजह से शैलों के पदार्थों में फिर से केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्हीं केमिकल चेंजेस के कारण ही और इन शैलों के अंदर फिर से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। देखिए ऊष्मीय कायांतरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क कायांतरण, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। दूसरा होता है प्रादेशिक कायांतरण, जिसे इंग्लिश में हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं।
पहले हम यहाँ पर समझते हैं संपर्क कायंत्रण के बारे में। देखिए, जब लावा नीचे से ऊपर की ओर आता है तब उसके संपर्क में जितने भी पत्थर यानी कि जितने भी शेल उसके संपर्क में आते हैं तो उन शेलों के जो पदार्थ होते हैं उनमें फिर से क्रिस्टलीकरण की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म यानी कि संपर्क कायंत्रण हम इसे बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं प्रादेशिक कायंत्रण, जिसे इंग्लिश में हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म एक्टिविटी भी बोलते हैं। देखिए, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर पत्थरों के ऊपर, जिसे हम शेल बोलते हैं, शेलों के ऊपर अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान होता है, जिसकी वजह से इनमें कुछ खामियां देखने को मिलती है। तो देखिए, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण इन शेलों के पदार्थों के अंदर हमें क्रिस्टलीकरण की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक कायंत्रण यानी कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म एक्टिविटी हम इसे बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस पूरी एक्टिविटी के अंदर यानी कि कायंत्रण की प्रक्रिया के अंदर पत्थरों के सरफेस के ऊपर कुछ कण, छोटे छोटे महीन कण चिपक जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पत्रण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम यहाँ पर बोलते हैं फॉलिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है बेंडिंग। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। देखिए, जब पत्थरों के सरफेस के ऊपर हमें मिनरल्स की पतली या फिर मोटी लेयर देखने को मिलती है तब इनका रंग हल्का या फिर गहरा हो सकता है। तो इस तरह की संरचनाओं को बेंडिंग कहा जाता है। और देखिए, ये जो संरचनाएं किस पर होती है? ये शेलों पर देखने को मिलती है, तो इसलिए इन शेलों को हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग शेल बोलते हैं। चलिए फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है शेल चक्र, जिसे हम इंग्लिश में रॉक साइकिल बोलते हैं। देखिए, जितनी भी आपको शेलें देखने को मिलती हैं यानी कि जितने भी आपको पत्थर देखने को मिलते हैं वो हमेशा एक ही कंडीशन में नहीं रह सकते, बल्कि एक टाइम पीरियड के अंदर उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इग्निशियस रॉक, जिसे हम हिंदी में आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। इसको वैसे प्राथमिक शेल यानी कि प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देखिए, कुछ टर्म और कंडीशन के अंदर इन आग्नेय चट्टानों का कन्वर्जन भी हो जाता है, यानी कि अगर कुछ निश्चित तापमान हो या फिर कोई निश्चित दबाव हो तो उसकी वजह से ये कायांतरित शेलों के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। और वही आग्नेय शेल और कायांतरित शेलों के अंशों से मिलकर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्रिएट किए जाते हैं। तो भाई देखा जाए तो इस तरह की ये जो चक्र होता है ये कभी खत्म ना होने वाला चक्र होता है। ये चक्र ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। तो आज का चैप्टर होता है खत्म। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए। तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।